आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस नए सेशन से। हमने अभी तक 2016 के ड्यू के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं ड्यू 2017 के क्वेश्चन नंबर 1 से और बहुत अच्छे से समझते हैं। अब उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कर देखो। अमंग पाइवल्डिहाइड, फुरफुरल, फॉर्मल्डिहाइड एंड पी-टॉलल्डिहाइड द एल्डिहाइड दैट कैन अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन। देखो मेरा यहाँ पर सबसे पहले ध्यान उन सभी एल्डिहाइड से पहले कैनिज़ारो रिएक्शन पे जा रहा है। और मैंने आपको पिछले ही पेपर में एल्डोल कंडेंसेशन बताया था, उसके साथ में थोड़ा सा आइडिया कैनिज़ारो के बारे में बताया था और ये भी बोला था कि ये दोनों ही बहुत फेमस क्वेश्चन है और अल्टरनेट ईयर्स में यही सवाल पूछते हैं। तो हमारी जो यहाँ पर स्टार्टिंग ही होगी वो कैनिज़ारो रिएक्शन के समझने से होगी। देखो वैसे मैंने पहले बताया था फिर भी बताता हूँ। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है? एक नेम रिएक्शन है और आपके लिए इसको 3 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इसका सबस्ट्रेट क्या होता है। तो अगर मैं आपसे सबस्ट्रेट की बात करता हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर सबस्ट्रेट होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन यह जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या है? या तो ये एल्डिहाइड हो सकता है या फिर ये कीटोन हो सकता है। और कार्बोनिल कंपाउंड से मतलब है जहां पर अल्फा H प्रेजेंट ना हो। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता था? जहां पर अल्फा H प्रेजेंट होता था, यहां पर अल्फा H प्रेजेंट ना हो। इसके अगर मैं रिएजेंट की बात करता हूं तो इसमें जो रिएजेंट आता है वो आता है कंसंट्रेटेड, या तो आप KOH ले सकते हैं या फिर आप NaOH लिख सकते हैं। कभी कभी कंसंट्रेटेड ना लगकर 50% NaOH वगैरह इस तरीके से लिख देता है, तो आप वहां पर समझ जाइएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर और बात करता हूँ तो यहाँ पर इसका जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। यहाँ पर 2 आते हैं, एक तो आता है एल्कोहल और एक आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बोल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दोनों ही बनते हैं। अब देखो इस कैनिज़ारो रिएक्शन की सबसे खास बात क्या है? यह कैनिज़ारो रिएक्शन एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि मुझे इसके अंदर 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एक क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन से मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है? रिडक्शन से मिल रहा है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एक मॉलिक्यूल का और एक मॉलिक्यूल का ही रिडक्शन भी हो रहा है। अब इतनी बातें अगर समझ में आ चुकी हैं तो मैं आपको इसको एक एग्जांपल से करवाता हूं। अब उसमें फॉर्मल्डिहाइड दिया है तो मैं फॉर्मल्डिहाइड से ही एक एग्जांपल कंप्लीट करता हूं। देखो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेंगे, तो सबसे पहले आप ये चेक करो क्या ये फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। तो आप बोलोगे सर ये वाली जो पोजीशन होती है 0, ठीक है, या फिर ये पूरा का पूरा एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड की जो पोजीशन है वो गई 0। इसके बगल में कोई अल्फा कार्बन नहीं है। जहां पर अल्फा कार्बन होता है उस ही जगह पर अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। अब अगर मैं सामने लिखता हूं तो मैं लिख देता हूं कंसंट्रेटेड NaOH। तो अगर आपको रिएक्शन करवानी है तो देखो ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूं। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल HCHO के हैं, तो आप अगर HCHO की बात कर रहे हैं तो देखो ऐसे ही लिखते हैं। तो HCHO को एक तो आप लिख दो CH2OH, इस पे ध्यान दो। CHO को एक तो कन्वर्ट कर दिया आपने किसमें? CH2OH में। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। प्लस एक CHO को आपने कन्वर्ट कर दिया एसिड के सॉल्ट में। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा। एक आ जाएगा आपके पास एल्कोहल और एक आ जाएगा आपके पास एसिड का सॉल्ट। अब सवाल क्या है उसको पढ़ते हैं दोबारा से। ये तो सारी कहानी कैनिज़ारो के बारे में हो चुकी है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कैनिज़ारो के मैकेनिज्म में इसका RDS स्टेप क्या है। वो क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको अलग से समझेंगे ज्यादा याद रहेगा। अमंग पाइवल्डिहाइड, फुरफुरल और फॉर्मल्डिहाइड एंड पी-टॉलल्डिहाइड, आपके पास 4 हैं। देखो फॉर्मल्डिहाइड की तो हमने बात कर ली कि फॉर्मल्डिहाइड तो कैनिज़ारो में जाएगा, तो इसको तो आप पहले थोड़े समय के लिए साइड कर दो। अब पहले 3 की बात करते हैं। देखो इसमें क्या दिया है? सबसे पहले पाइवल्डिहाइड। तो आधे से ज्यादा लोगों का क्वेश्चन क्यों नहीं हो पा रहा होगा? क्योंकि उनको ये नहीं पता पाइवल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। और पाइवल्डिहाइड एक कॉमन नेमिंग है, तो इसीलिए आपको बोला जाता है IUPAC नेमिंग जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉमन नेमिंग भी ऐसी नहीं है जो आप उसको नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है पाइवल्डिहाइड। तो समझो ध्यान से, सबसे पहले अगर कभी पाइवलिक एसिड आ जाए तो देखो ये वाला जो ग्रुप होता है, इतना जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इतना इतना इतना, इसी को बोलते हैं पाइवल ग्रुप। ये तो H लगा दिया। अगर मैं यहाँ पर OH लगा देता तो इसको बोलते हैं पाइवलिक एसिड। और सबसे मजे वाली बात यह है इसका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन यहाँ पर इंक्लूड है, तो इसलिए ये पाइवल ग्रुप को आप बहुत अच्छे से याद रखना। ये हो गया। पहले मैं सबके स्ट्रक्चर बनाऊंगा फिर चेक करूंगा अल्फा H। उसके बाद क्या दिया है? फुरफुरल। देखो भैया ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फुरफुरल,
फ्यूरोफिलिक क्या है, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री से आया हुआ है। इस तरीके से आपने फ्यूरेन बनाया होगा, फ्यूरेन की इस वाली पोजीशन पर लगाता है CHO लगा होता है। अगला देखते हैं, पी टॉलुलडिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड की तो बात कर रखी है, लो लिख दिया हमने SCHO। पी टॉलुलडिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से, है ना, ऐसे बना लो, पी टॉलुलडिहाइड। पहले आपने क्या लगा दिया, CHO लगा दिया, पी टॉलल मतलब पैरा पर क्या लगा है, टॉलविन है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर जाएगा CH3, ये स्ट्रक्चर होगा। अब देखो सब में चेक करते हैं, ये वाली पोजीशन अगर 0 है तो ये वाली पोजीशन अल्फा है, और इस अल्फा कार्बन पर कोई अल्फा H नहीं है। इस पर देखते हैं तो इसका मतलब ये कैनिज़ारो देगा। इस वाले पे देखो, यहाँ पर भी वही था, तो ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। इस वाले पे ध्यान से देखो, ये वाली पोजीशन क्या है 0, ये वाला क्या है अल्फा कार्बन, और अगर ये अल्फा कार्बन है तो क्या आपको कोई H दिख रहा है, देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गई, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी रिएक्शन देगा। ऐसे इसकी बात करते हैं, CHO क्या हो गया 0, यहाँ पर अल्फा, इस कार्बन पर क्या आपको कोई हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं, पूरी वैलेंसी कंप्लीट है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी देगा। तो हम बोल सकते हैं ये चारों ही जो एल्डिहाइड है, ये चारों ही एल्डिहाइड आपके पास कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहे थे कितना आसान था, लेकिन अगर स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो आप इसका आंसर भी नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। आगे क्वेश्चन देखो। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज OH CHO और सामने रिएजेंट है H2O2/OH-। देखो इस तरीके से हमारे पास रिएक्शन है, ये बहुत ही फेमस रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन का अगर मैं आपसे नाम ही बताऊं तो सीधे मैं नाम लिखता हूं, इस रिएक्शन को डेकिन रिएक्शन कहते हैं। वैसे आपको नाम से इतना कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता कभी आ जाए नेम रिएक्शन में। ये है हमारे पास। तो डेकिन रिएक्शन में वही सारी बातें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूं कि डेकिन रिएक्शन का सबस्ट्रेट क्या होता है। तो सबस्ट्रेट तो आप साफ साफ देख रहे हो, आपके पास क्या है, इसको बोलते क्या है, सैलिसिलडिहाइड होता है। अरे जैसे आपने सैलिसाइक्लिक एसिड सुना है, वैसे क्या होता है, सैलिसिलडिहाइड इसका सबस्ट्रेट होता है। इसमें जो रिएजेंट होता है वो रिएजेंट क्या होता है, H2O2/OH-। रिएजेंट होता है H2O2/OH-। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो इस क्वेश्चन की मैं आपको सीधे मैकेनिज्म समझाता हूं और अपने आप आंसर आ जाएगा। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करता हूं, देखो हुआ क्या है, यहाँ पर आपके पास क्या है, इस वाले पार्ट पर यहाँ पर तो OH है, और इस वाली जगह क्या है, यहाँ पर C+OH। तो सामने से सबसे पहले ये जो H2O2 है, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से पहले HOO- में होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये माइनस यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर अटैक करता है, और ये इस तरीके से O- ऊपर जाता है। जब आपने ये ऐसा किया तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ये वाला OH एज इट इज, ये C, यहाँ पर O-, यहाँ पर H, और यहाँ पर O और H। अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है, यहाँ इस वाले स्टेप पे क्या होता है, इस वाले स्टेप पे जैसे ही O- अंदर आएगा, वैसे ही ये वाला बॉन्ड अब इस तरफ शिफ्ट करता है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये वाला पॉइंट इस तरफ आप करोगे तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर देखना ध्यान से, ये था OH इस तरीके से, और यहाँ पर क्या जाएगा, ये वाली बॉन्ड इसके साथ जुड़ेगी, तो ये जाएगा O, और यहाँ पर जाएगा C, और मतलब ये वाला ग्रुप क्या कर जाता है, लीव कर जाता है इस तरीके से, और यहाँ पर जाएगा C+O, और यहाँ पर H। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब जैसे ही ये वाला आया, लास्ट में आपके पास क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। तो हाइड्रोलिसिस केस में आप ऐसे याद कर सकते हो, सिंपली याद करना तरीका यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर आप H लेके आ जाओ और यहाँ पर आप OH लेके आ जाओ। तो आपके पास यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा OH और यहाँ पर OH। देखो मैंने मैकेनिज्म हाइड्रोलिसिस की पूरी नहीं बताई है, उससे मतलब भी नहीं है, तो हमें आज के बाद याद होना चाहिए ये जो आया है इसी को हम बोलते हैं कैचॉल, इसी को बोलते हैं कैचॉल। एक्चुअली मतलब जो मैं ये बताना चाहता हूँ ये वाला ही होता है कैचॉल। स्ट्रक्चर याद कर लो आज के बाद। कैचॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, OH और बगल में भी OH। ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर हो गया, मतलब इसको पहले मैं टिक कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं और ऑप्शंस को देखता हूँ तो ये सैलिसिलिक एसिड है, ऑर्थोबेंजोक्विनोन है और सैलिसिलल अल्कोहल है। देखो सैलिसिलिक एसिड आपका आंसर नहीं हो सकता, आपको अच्छे से पता है। सैलिसिलिक एसिड आपने कहाँ पढ़ा था, आपने दो रिएक्शन, बहुत ही फेमस रिएक्शन पढ़ी थी, कोल्बे और रिमर्टिमन।
तो कोलवे में तो क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है, और रीमर-T1 में क्या होता है, ये वाला फॉर्मेशन होता था। तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है, वो भी आनी चाहिए। ऑर्थोबेंजोक्विनोन का अगर मैं थोड़ा स्ट्रक्चर समझाऊं तो ऑर्थोबेंजोक्विनोन कुछ इस तरीके से होता है, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। एक्चुअली जो ये कैचोल होता है, अगर मैं इससे 2 H+ हटा दूं तो यहाँ पर कुछ इसी तरीके से ऑर्थोबेंजोक्विनोन बन जाएगा। ऐसे ही हमारे पास ऑर्थोबेंजोक्विनोन के साथ साथ एक पैराबेंजोक्विनोन भी होता है, पैराबेंजोक्विनोन इसको कहते हैं इसको। और ये जो पैराबेंजोक्विनोन होता है ये किससे बनाता है कि जब भी फिनॉल के सामने आप Na2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आओगे, इसको याद कर लो। मैंने बोला था 1-2 बातें फालतू बताऊंगा ताकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए आप बहुत ही आसानी से देख सको। तो यहाँ पर क्या होता है, Na2Cr2O7 H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपके पास पैराबेंजोक्विनोन बनता है। अब उसके बाद ये क्या है, सैलिसिलिक अल्कोहल। देखो ये नाम आपसे पहली बार सुना हो तो सैलिसिलिक अल्कोहल हम इसको बोलते हैं। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है OH और CH2OH, ये किससे बना होता है, फिनॉल ले लो, फिनॉल के सामने NaOH और फिर CH2O फॉर्मल्डिहाइड ले लो, फिनॉल के सामने NaOH और CH2O लोगे तो आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये सारी बातें होंगी हमारे पास इस क्वेश्चन में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, डेगन रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना है और इस तरीके से आपका कैजुअल आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स आर यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट। देखो लेबोरेटरी रिएजेंट की जब भी बात करें तो वो है एक स्पेसिफिक रिएक्शन ही होती है जो कि किसी फंक्शनल ग्रुप को टेस्ट करने के लिए होती है, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, किसका करना है, कार्बोनिल ग्रुप का करना है। देखो अगर यहाँ पर लेबोरेटरी रिएजेंट ना बोलता तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लेके आओ, जो कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शन दिखाते हो बाकी सभी ना दिखाते हो आप उसको ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर लेबोरेटरी रिएजेंट बोलने की वजह से स्पेसिफिक हो चुका है, मतलब एक ही होता है जो आपका आइडेंटिफिकेशन करने में काम आता है कार्बोनिल ग्रुप के। अब सबसे पहले अगर आपसे बोला है क्या, कार्बोनिल ग्रुप, तो इसका मतलब ही है एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उस ही के अंदर क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। इस तरीके से इस कार्बोनिल ग्रुप की बात कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन की। अब आप एक एक करके ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आपके सामने ये सारे ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस को जब आप एक सरसरी निगाहों से देखोगे तो आपको कुछ अमोनिया डेरिवेटिव जैसे लग रहे होंगे। तो आपने जो ये टॉपिक पढ़ा था टेस्ट का, ये टेस्ट का टॉपिक एक्चुअली नहीं पढ़ा था। आपने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आपने जब एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा होगा। उसके अंदर आप एक टॉपिक पढ़ते हो रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया डेरिवेटिव्स, और जो कि एक माइल्ड पीएच के साथ होते हैं। माइल्ड पीएच के साथ क्या होते हैं, ताकि वहां पर उस एल्डिहाइड या कार्बन ग्रुप को एक्टिवेट कर दे। और यह माइल्ड पीएच मतलब यह एक कंट्रोल्ड पीएच होती है। तो सबसे पहले आपको यही समझना है, यहाँ पर जो पीएच होती है कंट्रोल होती है। अगर कंट्रोल्ड पीएच नहीं होगी, अगर पीएच ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर अमोनिया डेरिवेटिव क्या है, बेस है, और ज्यादा पीएच होने से क्या आ जाएगा, एसिडिक नेचर आ जाएगा, और यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन हमें करवाना क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो सबसे पहली जानकारी तो यहाँ पर होनी चाहिए, मतलब जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं उनके बगल में H+ लिखा होगा, वो H+ आपको कंट्रोल्ड पीएच के बारे में बता रहे होंगे, पहली बात। अब अमोनिया डेरिवेटिव्स ये सारे ही हैं। पहला जो अमोनिया डेरिवेटिव है ये हाइड्रोक्सिलामीन है एक तरीके से। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फिनाइल हाइड्राजीन है, नाम देखते ही मुझे समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो दोनों एक जैसे स्ट्रक्चर लग रहे हैं, और स्ट्रक्चर को देखोगे तो स्ट्रक्चर बना कैसे है, आपके पास क्या होता है, हाइड्राजीन होता है, NH2NH2 इस तरीके से। अब अगर मैं इसका एक H हटा दूं और एक H हटाकर यहाँ पर क्या लगा दूं, एरोमेटिक ग्रुप लगा दूं, और एरोमेटिक ग्रुप में यहाँ पर NO2 लगा दूं और इस वाली पोजीशन पर NO2 लगा दूं, तो एक्चुअली जो इसका नाम होता है वो होता है 2,4 DNP। 2,4 क्यों बोल रहा हूँ, ये वाली पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 2 और 4 पे डाइनाइट्रो, 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, फिनाइल हाइड्राजीन है ना, इस तरीके से पूरा नाम आ जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो जो हमारे लिए कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट होता है उसके लिए आप हमेशा याद रखना, ये जो 2,4 DNP होता है इस ही को यूज किया जाता है, लेकिन इन कंट्रोल्ड पीएच या फिर इन माइल्ड पीएच। तो आपके पास यहाँ ऑप्शंस में देखो H+ और H- है,
इस बात को बहुत ध्यान समझना है। अगर ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज कुछ होता, वैसे तो हम यहाँ देख के बोल देंगे सी ऑप्शन आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अब बस बात यही है कि इनके आंसर्स कैसे कंप्लीट करते हैं। तो जब भी आपके पास कोई अमोनिया डेरिवेटिव होता है, जैसे NH2Z, आप सभी को पता है अमोनिया होता है क्या है, NH3 होता है। अगर मैं इससे क्या कर दूं, एक H हटाकर यहाँ पर कोई Z ग्रुप लगा दूं, अब ये Z ग्रुप चेंज होता जाता है, जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे अमोनिया डेरिवेटिव आएंगे। तो यहाँ पर NH2Z लगा दूंगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, कंट्रोल ऑफ माइंड pH। तो यहाँ पर क्या होता है, ये H2O यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर, और आपके पास आंसर आ जाएगा RCHR डबल बॉन्ड N और Z। ये आपके क्वेश्चन करने का तरीका हो जाएगा, ये आपकी एक मेन बात हो जाएगी, और यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आज के बाद हमेशा याद रखना कि जो लेबोरेटरी एजेंट यूज करते हैं उसको 2,4 DNP बोलते हैं, या फिर एरोमेटिक हाइड्रोजन हो सकता है ये, और स्ट्रक्चर में भी आपको साफ साफ दिख रहा है किस तरीके से ये है। तो 2,4 DNP का नाम मैंने बता दिया है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। और देखो, कार्बोनिल केमिस्ट्री से ये पूरे के पूरे जितने भी सवाल मैं करा रहा हूँ, ये पूरी की पूरी कार्बोनिल केमिस्ट्री है। तो अगर आपको सच में रिवीजन ही अगर कुछ करना है तो वो कार्बोनिल कंपाउंड का पूरा चैप्टर रिवाइज मार लो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सारे पढ़ लो, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, टॉलरेंस रिएजेंट वगैरह सब कुछ पढ़ लो, रिड्यूसिंग रिएजेंट्स पढ़ लो, और एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन। तो उस चैप्टर को पूरा रिवाइज मार लो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। एग्जाम में 4-5 क्वेश्चंस यहाँ से फिक्स्ड हो जाते हैं ऐसे एग्जाम्स में, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट का कितना फेमस क्वेश्चन हो जाता है, आइडोफॉर्म टेस्ट अगर आपको याद हो तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखो, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एल्कीन फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एल्कीन की बात कर रहा है, और आपके सामने अगर आप रिएक्शन देखोगे तो रिएक्शन से आपको एक बात बहुत अच्छे समझ में आ रही है। एक्चुअली यह जो अमीन है यह 4 डिग्री अमीन है, जिसको आप क्वाटरनरी अमीन कहते हो, और सामने रिएजेंट क्या है, Ag2OH2O। देखो, यह एक मॉइस्ट Ag2O है, तो यहाँ पर ये AgOH करके हो जाता है, मतलब ये समथिंग Ag प्लस और OH माइनस की फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा, तो एज अ बेस काम कर सकता है। तो आपको यहाँ पर जो मुझे समझाना है, एक्चुअली यहाँ पर क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। अब आप ध्यान से मेरी बातों को एक एक करके सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है तो इस केस में क्या होता है, हॉफमैन एलिमिनेशन होता है। आप लोगों ने सुना होगा हॉफमैन एलिमिनेशन के बारे में, है ना, या आपने एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, पहले वहां पर क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करते हैं, अमीन के साथ रिएक्शन करवा के फिर 4 डिग्री अमीन बनाते हैं, और फिर हम बात करते हैं कि हॉफमैन एलिमिनेशन में हमेशा क्या होता है, बीटा एच का क्या होता है, एक्सट्रैक्शन होता है। बीटा एच का एक्सट्रैक्शन होके क्या बनता है, हमारे पास एल्कीन बनता है। अब लेकिन सवाल ये है, कौन सा बीटा एच। तो हमेशा बीटा एच वो हटाते हैं जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू हॉफमैन रूल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जिससे हॉफमैन एल्कीन बनती है। अब ये सवाल है कि सर ये हॉफमैन एल्कीन क्या होती है। तो हॉफमैन एल्कीन वो एल्कीन होती है जहां पर आप बोल सकते हो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, या फिर बोल सकते हो जहां पे नंबर ऑफ अल्फा एच क्या हो, कम। आप लोगों ने 2 तरह की एल्कीन सुनी है, एक होती है सेडजेफ एल्कीन, एक होती है हॉफमैन एल्कीन। सेडजेफ एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड होती है, उस पे मोर नंबर ऑफ अल्फा एच होते हैं, इस पे लेस नंबर ऑफ अल्फा एच है। तो ये बात होगी हमारे पास हॉफमैन एल्कीन की। अब क्वेश्चन आपके पास ये है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं यहाँ बनाता हूँ और फिर आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट समझाता हूँ किस तरीके से हमें क्वेश्चन को प्रोसीड करना होता है। देखो, यहाँ पर मैं उस Ag2O की जगह यहाँ पर AgOH ले लेता हूँ, मॉइस्ट Ag2O होता है और यही काम करेगा, ये एज अ बेस काम करता है। ये बात आपको एकदम अच्छे से समझनी है। जब ये एज अ बेस काम करेगा तो ये वाली पोजीशन जो होती है इसको आप 0 मान लो। ये जो जहाँ पर क्वाटरनरी अमीन है, अमोनियम सॉल्ट है, वो 0 हो गया, इसके बगल में अल्फा हो गया, और यहाँ पर भी कुछ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बीटा पर क्या है, H है। मैंने अभी अभी आपको समझाया जो हॉफमैन यहाँ पर एलिमिनेशन होगा वो क्या होगा, बीटा H को एक्सेप्ट करेगा। तो हमारे पास से एक ही बीटा H है इस केस में, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस बीटा H को भगाएगा। अब जब ये बीटा H को भगाएगा तो आपके पास तस्वीर कुछ ऐसी बनेगी। देखो, यहाँ पे
N प्लस इस तरीके से और यहाँ पर माइनस। अब ये जो माइनस होगा वो यहाँ जाएगा और यहाँ पर इसको एज अ गुड लीविंग ग्रुप कन्वर्ट कर देगा। जब एज अ गुड लीविंग ग्रुप कन्वर्ट करेगा तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर लाना बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से जो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है वो बहुत बड़ी बात है। सबसे पहली बात, इस रिएक्शन को देखकर आपको पहचानने आना चाहिए कि हॉफमैन एलिमिनेशन होती है और हॉफमैन एलिमिनेशन में हॉफमैन एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है। दूसरी बात, सर ऐसे कौन कौन से रिएक्शन होते हैं जहां पर हॉफमैन एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है, तो मैंने आपको पढ़ाए थे। जब मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शन बताई थी तो बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था। हमारे पास और केसेस ऐसे तब हो सकते हैं जब हमारे पास एक बल्की बेस होगा, नॉर्मल सबस्ट्रेट होगा, या उल्टा बोलो बल्की सबस्ट्रेट होगा, नॉर्मल बेस होगा। उस केस में भी हमारे पास क्या बनते हैं, हॉफमैन एल्कीन बनते हैं। वहां पर आपको हमेशा वो बीटा एच निकालना पड़ता है जो कि क्या हो, लेस हिंडर्ड बीटा एच हो। और एक ये वाला केस हमारे पास था। ठीक है, तो आप ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करो कि कब कहाँ पे हॉफमैन एल्कीन बनेगी, कब कहाँ पे सेटजेफ एल्कीन बनेगी। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं। जरूरी थोड़ा ना यही सवाल आएगा। सवाल में यहाँ पर क्या पता सबस्ट्रेट चेंज कर दे, क्या पता पहले आपको क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट ना दिया हो, आपको पहले बनाना पड़े। और वो कैसे बनाएंगे, एक बेसिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं, SN2 रिएक्शन करवाते हैं, उससे पहले हम क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाएंगे और फिर ये बनाएंगे। तो आप जब सवाल करते हो तो सवाल का हर एक पहलू देखो, हर एक बात देखो, हर एक कॉन्सेप्ट देखो कि कहाँ से कौन से कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। तो देखो ये आपके पास एल्कीन आ गई। अब देखो क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इनके साथ ऑप्शन। अब देखो सबसे बड़ी बात तो ये है, आंसर आपको आवाज आ गया लेकिन आप ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर पा रहे। तो ये कहीं ना कहीं आपके बेसिक्स में बहुत बड़ी कमी होती है जो आप पता नहीं हर बार इग्नोर करते हो। तो अगर आप देखोगे तो नंबरिंग कर लो ना यार, सिंपल सी बात है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो जब आप यहाँ पर कर लोगे तो 1, तो देखो यहाँ पे 1 पे तो कोई ग्रुप लगा ही नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखो 1, 2 पर यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है, नहीं हो सकता। 1, 2 पर मिथाइल लगा है, फिर 3, 4, 5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, आंसर सी। तो ये देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। और ये जिस रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ ये पूरी की पूरी रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। और एलिमिनेशन रिएक्शन में आपने फुल डिटेल में पढ़ा है, E1 क्या होता है, E2 क्या होता है, EI क्या होता है, ये सारी बातें कर रखी हैं। इसमें मैंने आपको सेटजेफ एल्कीन का पूरा कॉन्सेप्ट बता रखा है। सेटजेफ एल्कीन क्या होती है, हॉफमैन एल्कीन क्या होती है, कब कब मेजर होगी। इसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन भी पढ़ा है, कभी कभी क्वेश्चन उससे भी आ जाता है। आगे क्वेश्चन को देखें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, द सुटेबल रिएजेंट टू ब्रिंग अबाउट द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। देखो हमारे पास यहाँ से ये बना रहा है तो आप ध्यान से ये समझो। देखो यहाँ पर दोनों ही CHO ग्रुप हैं और दोनों ही CHO ग्रुप में से एक तो एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। आप सबसे पहले इतने समझदार बनिए कि एक ही मॉलिक्यूल में एल्कोहल में भी आ रहा है और एक ही मॉलिक्यूल में किस में आ रहा है, आपके पास एसिड में आ रहा है। तो आपने ऐसा पहले कब कहाँ पढ़ा, ये सारे ऑप्शन भूल जाओ। पहले अपना आप दिमाग चलाया करो कि आपने ऐसी बातें कहाँ पढ़ी हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में फिर याद दिलाता हूँ। मैंने आपको कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में एक बात ही बोली है जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। यह एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है और डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब समझो आप यार कि एक ही मॉलिक्यूल में वहां ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और वहां रिडक्शन भी हो सकता है। मतलब मैं इस रिएक्शन को देखकर साफ साफ बोल सकता हूं यह एक इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो मैं यहाँ से आसानी से बोल सकता हूँ, जब मैंने HCHO की ट्रिक बताई थी कि जब CHO होगा तो एक CHO को तो आप किस में कन्वर्ट कर दो। देखो एक CHO को आप कन्वर्ट कर दो किस में, CH2OH में, और दूसरे को आप कन्वर्ट कर दो एसिड के सॉल्ट में। याद करो अभी भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, आप मना नहीं कर सकते। और इन दोनों के बीच में रिएजेंट क्या आएगा, तो रिएजेंट अब आप चेक करो KCN LiLH4 टॉलरेंस रिएजेंट 50% NaOH। अब आपका ध्यान होना चाहिए कि आखिरकार कैनिज़ारो का रिएजेंट होता क्या है। तो जो कैनिज़ारो का रिएजेंट होगा वो होगा 50% NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो आंसर आ चुका है, फिर से वही सारी बातें कि सर बाकी सारे रिएजेंट क्या करेंगे। तो देखो बाकी सारे रिएजेंट का अगर मैं रोल थोड़ा बहुत बताऊं, एक तो वहां पर क्या है, KCN है। तो आपको पता है NaCN और KCN क्या करते थे, वहां पर कार्बन कंपाउंड को OH और CN में साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करते थे। LiLH4 आपके पास क्या होता है, मतलब मैं बात करता हूं
KCN क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आगे बात करता हूँ तो LiAlH4 आपके पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये किस में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। KCN किस में कन्वर्ट करेंगे, ये सब कुछ ये साइनोहाइड्रिन वगैरह में फॉर्मेशन करेंगे। आगे फिर क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट, ये तो बहुत ही फेमस है, आपको पता होना चाहिए। जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है वो कैसा होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एक्चुअली करते क्या है, ये एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करते हैं। अगर ये एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करेंगे तो एल्डिहाइड तो रिएक्शन दिखाता है लेकिन कीटोन रिएक्शन नहीं दिखाता। अब आगे मैं बात करता हूँ NaBH4। तो NaBH4 आपके पास क्या है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कैसा है, ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये आपको रिएजेंट्स का रूल भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कब क्या होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो बस इतना ही देखकर खत्म हो जाता है, मुझे तो यहाँ रिएजेंट्स की भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले आखिरकार मैंने पहचान तो लूँ रिएक्शन कौन सी है। एक बार हमने पहचान लिया रिएक्शन कैनिज़ारो है, बस आप ये देखो कौन सा कैनिज़ारो रिएक्शन होगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना आता तो आप यकीन मानो इन सब में फंस जाओगे। आप सोचोगे एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो आप बोलोगे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और उसमें सब गलत करके आ जाओगे। और फिर इन दोनों में चूज करोगे, अच्छा LiAlH4 दिल के ज्यादा करीब है, इसको ज्यादा टिक करेंगे क्योंकि वो रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग करता है, ये वीक करता है। क्या पता कोई रास्ते में आ जाए, ये ना कर पाए लेकिन वो जरूर कर देगा। फिर हम अपनी अलग केमिस्ट्री लगाते हैं। आप जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हो एक सिस्टमेटिक अप्रोच लाने की कोशिश करो। मैं ऐसे ही यहाँ पर अपना टाइम नहीं बर्बाद कर रहा, मैं आपको चाहता हूँ आप एंड में जब ये 200 क्वेश्चन प्लस कर लो, या अराउंड 200 नहीं भी यार 150 प्लस क्वेश्चंस अगर मैं करा दूंगा, तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस को सोचते हैं, उसका आंसर ऐसे कैसे करते हैं, वो सब अप्रोच मुझे आपको डेवलप करना है। तो साथ साथ करते चलो। ये जो भी बातें मैं बीच बीच में बताता हूँ सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ना कि भी इस आंसर के टिक करने से। ऐसे तो यार मैं 100 क्वेश्चन और करवाऊंगा, तो क्या 100 क्वेश्चन और करवाने के आप आंसर टिक करोगे क्या, वहां पे है वही क्वेश्चन आ जाएगा जो करवा दूंगा? नहीं, आपको एक एक क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट्स को ढूंढना है। आखिरकार मेरा कैसे अप्रोच है, मैं क्वेश्चंस को कैसे देखता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ, इससे फर्क पड़ता है। और ये समय के साथ साथ आता है। अभी आप सीखने वाले स्टेज पे हो तो आपका अभी थोड़ा सा बहुत धीमा होगा, मैं भी थोड़ा सिखाने वाले स्टेज पे हूँ, तो मेरा क्वेश्चन का अप्रोच बहुत अलग है, आपके क्वेश्चन का अप्रोच बहुत अलग है। ऐसे तो पता नहीं, मैं पूरा कहानी सुना दूंगा आपको इस बात पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या हमारे पास, ध्यान देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमारे पास इसका सबस्ट्रेट है, यहाँ पर ये रिएजेंट है। अब इस रिएजेंट को देखकर मेरा सबसे पहले जो ध्यान जा रहा है वो इस NaOET पे जा रहा है। पहले मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन लिखता हूँ, और क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है। देखो CO2CH3, तो सबसे पहले तो आप इसको पूरा खोल लो। COCH3 पता होना चाहिए क्या है, आधे बच्चों को यही नहीं पता होता ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद क्या हो जाएगा, PHCH2Cl, और सामने क्या है NaOET। तो मैंने अभी क्या बोला था, मेरा जो सबसे पहले ध्यान जा रहा है वो NaOET पे जा रहा है। देखो जो NaOET होता है वो क्या होता है, बेस। और बेस दुनिया में क्या करने आया है, बेस दुनिया में करने H+ खाने आया है। अब ये H+ खाएगा, लेकिन कौन सा H+ खाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक। तो अब आपका ध्यान ये होना चाहिए कि सबसे ज्यादा एसिडिक H कहाँ मौजूद है। आपके सामने ये दो मान लो, क्या इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक H है? तो उससे पहले देखो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। अब देखो एक H तो आपके पास यहाँ मौजूद है और एक H आपके पास यहाँ मौजूद है। अब इन दोनों ही H में सबसे ज्यादा एसिडिक H कौन सा है, ये आप में से कौन बताएगा, जल्दी सोचो। अगर मैं इस H को निकालता हूं तो ये माइनस इसके साथ क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। लेकिन अगर मैं यहां से H निकालता हूं तो यहां से बहुत अच्छा स्टेबलाइज है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। तो हम बोलेंगे ये वाला जो H है ये क्या है, मोस्ट एसिडिक H है। अगर ये मोस्ट एसिडिक H है तो यहां से ये बेस क्या करेगा, इस H+ को भगा ले जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारे पास यहाँ पर ये हो रहा है। देखो ये जो एसिड बेस रिएक्शन होती है बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, ये हर जगह नहीं होती है, कुछ ही गिने चुने फंक्शनल ग्रुप्स पे हुआ करती है, इसलिए इससे घबराने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो अगला हमारे पास क्या है, PH
CH2Cl। बाकी आपने खूब इंडक्टिव पढ़ा है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। अब ये जो कार्बोनाइन का फॉर्मेशन हुआ है, ये कार्बोनाइन किसकी तरह काम कर सकता है? एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और Cl को बाहर निकालेगा, और आपके पास यहाँ पर बिना किसी ज़्यादा सोचने के एक आंसर आ जाएगा CO2CH3 और यहाँ पर CH2 और pH। देखो कितना आसान सवाल था। अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री पता है, बेसिक नॉलेज है, तो आप बहुत ही आसानी से सवाल करोगे। अब ये हमें ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आ जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना ही, हर सवाल पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 अगर आप देखोगे ध्यान से, तो सबसे पहले आप ये जो इतना विचित्र सा सबस्ट्रेट है, इस पे ही ध्यान दो। और फिर क्या है? OH माइनस हीट है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये प्रोडक्ट है, और पूछा गया है इसमें क्या लगा है। तो सबसे पहले अगर आप इस पे ही ध्यान दोगे तो आप बोलोगे सर ये 4 डिग्री अमीन है, मतलब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। और अभी अभी आपको इसका क्वेश्चन करवाया था, जब भी हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है और सामने बेसिक कंडीशन हीटिंग दी होती है, तो यहाँ पर पक्की बात है एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन वह जो एल्कीन बनती है, देखो 2 एल्कीन है, एक 98% है, एक 2% है। तो इसमें जो सबसे मेजर है वह एल्कीन है जहाँ पर लेस सब्स्टिट्यूटेड है। इस बात को समझो, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब समझो कि यहाँ पर H और H है, एल्काइल ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप है, उसके बावजूद ये क्या है? माइनर है। तो हम बोलेंगे यह जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो हमेशा किसके द्वारा आती है? हॉफमैन्स रूल के द्वारा आती है। मतलब इस वाले केस में वो वाला बीटा H को एब्स्ट्रैक्ट किया गया है, जहां से हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आती है। मतलब अगर मैं यहाँ देखता हूँ ये वाली पोजीशन 0, ये वाली अल्फा, तो यहाँ तो बीटा है ही नहीं। ये वाली 0, ये वाली 0 थी, ये वाली अल्फा, ये बीटा, तो एक तो बीटा H यहाँ से निकाला गया होगा, तो यहाँ से इस एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। ये वाली 0 अल्फा, तो यहाँ तो बीटा है नहीं। अभी देखो अल्फा 0 थी, बीटा गामा, तो बीटा वाले से H निकालते हैं, तो यहाँ से ये वाली एल्कीन बनी है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये दोनों ही प्रोडक्ट समझ में आ रहे हैं। ये वाला प्रोडक्ट यहाँ से आया है और ये वाला प्रोडक्ट यहाँ से आया है। तो हमें बस समझना इतना है कि जब भी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है तो उस केस में लेस सब्स्टिट्यूट ही मेजर होता है। बिल्कुल सही बात है, बताया भी गया है। तो ये हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आंसर तो हमारा हॉफमैन रूल आ गया। तो इसमें अब सेडजेफ रूल कहाँ है? तो सेडजेफ रूल नहीं है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सवाल कराया था कि आपको ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे बनता है हॉफमैन और कहाँ कहाँ पे नहीं। तो अब मैं लिखा देता हूँ आखिरकार एंड में कि हमारे पास जो हॉफमैन एल्कीन है, उस हॉफमैन एल्कीन का आखिरकार फॉर्मेशन हम कहाँ कहाँ सोच सकते हैं। देखो, एक तो हम लोग क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में पक्की बात है सोचेंगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। और एक और होता है जब हमारे पास क्या होता है, पुअर लीविंग ग्रुप होता है, पुअर लीविंग ग्रुप होता है। तो उस केस में हम लोग बोलते हैं E1CB, एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस। तो उस केस में भी हमारे पास क्या होता है, उस केस में भी हमारे पास फॉर्मेशन होता है हॉफमैन एल्कीन का। और एक और होता है जहां पर हमारे पास नॉर्मल सबस्ट्रेट होता है प्लस बल्की बेस होता है। एक तो कंडीशन ये, और एक और उल्टा कर दो, बल्की सबस्ट्रेट प्लस नॉर्मल बेस। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जहां जहां पे आपको हॉफमैन एलिमिनेशन दिखाई देता है। बाकी आप सभी लोगों ने कोप रिएक्शन, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर वगैरह पढ़ा होगा, है ना, एग्जांपल दिए हैं। कर्टियस रिएक्शन यहाँ पर यूज होगी नहीं, क्योंकि ये आपने जब अमीन पढ़ा होगा तो आपने गुच्छे में एक साथ सारी रिएक्शन पढ़ी होंगी, लॉजन, कर्टियस, सिमडिट, है ना, ये रिएक्शंस पढ़ी होंगी। तो हमारे पास नजर आ जाएगा हॉफमैन रूल। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, कंप्लीट द प्रोडक्ट करना है। जब आपको कभी कभी यहाँ पर रिएक्शन देख के समझ में ना आए तो आप वहाँ पर ऑप्शन चेक किया करो, इस बात को ध्यान रखो। यहाँ पर हमें रिएक्शन देख के नहीं समझ में आ रहा कौन सी नेम रिएक्शन है, कौन सा सबस्ट्रेट है, इसका नाम भी नहीं पता, वगैरह वगैरह कुछ नहीं पता,
तो यहाँ पर ये देखा करो। और देखो साफ साफ हमें रिएजेंट का तो रोल समझ में आ ही रहा है कि CH3 MgBr क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है जिसका नाम क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये क्या काम कर सकता है, एज अ बेस और एज अ न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहाँ पर क्या काम करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। हमें साफ साफ दिख रहा है कोई एसिडिक एच नहीं है, तो यहाँ पर तो नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो अगर मैं इतने ही बात से देखूं तो यहाँ पर मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि हमारे पास इस स्ट्रक्चर में, देखो ध्यान से बना रहा हूँ मैं दोबारा, इस स्ट्रक्चर में हमारे पास कहाँ कहाँ पे आ रहा है। देखो एक तो CH3 यहाँ आ रहा है, मतलब इस वाली पोजीशन पर आ रहा है। एक CH3 कहाँ आ रहा है, इस वाली पोजीशन पर, मतलब इस वाली पोजीशन पर आ रहा है। और एक CH3 कहाँ आ रहा है, मैं बोल सकता हूँ इस वाली पोजीशन पर आ रहा है। मतलब हमारे पास इस जगह पर 3 जगह यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा है। तो हम तीनों ही जगह को एक एक करके करते हैं। मान लो अगर मैं सबसे पहले इस वाली जगह को देखता हूँ और मुझे यहाँ पर CH3 माइनस का अटैक करवाना है, तो कैसे करवाऊंगा। देखो यहाँ पर पहले पॉजिटिव जनरेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव। तो जब मैं इसका यहाँ पर कुछ करूँगा तो देखो कैसे होगा। इस वाले केस में ध्यान से देखना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें निकल के आएंगी यहाँ से। ऐसे, और यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर CH3। जब आपने पहले वाले जगह पर रिएक्शन करवाया उसका, तो आपके पास ये आ रहा है। और अगर जरा ध्यान से देखोगे, इस रिंग की जो एरोमेटिसिटी है वो एरोमेटिसिटी क्या हो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है। ऐसे ही मान लो अगर मैं इस वाली पोजीशन पर करवाता हूं, मान लो मैं इस पोजीशन पर करवाता हूं, तो इस पर कैसे होगा, इसको देखो ध्यान से। इस डबल बॉन्ड को मैं कैसे शिफ्ट कर सकता हूँ, ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे इस जगह लाना है, क्योंकि प्लस तभी बनेगा, तभी तो नेगेटिव आएगा। तो जब मैं इस तरफ करूँगा तो यहाँ पे ये वाली तो रिंग ऐसी रहेगी, और यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे N डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर CH3। अब अगर मैं इस नेगेटिव का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, देखो कैसे कर सकते हैं। ये नेगेटिव के साथ जाएगा यहाँ पे ऐसे, तो आपके पास एक और ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसे, चलो ठीक कर लिया। एक लास्ट और पॉसिबिलिटी है, उसको चेक करते हैं। तो लास्ट पॉसिबिलिटी को भी मैं चेक कर देता हूँ। यहाँ पे ऐसे था, ऐसे था, ऐसे 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 और ऐसे। इस बार अटैक आपका यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर अटैक के लिए डबल बॉन्ड को मैं नाइट्रोजन पर शिफ्ट करूँगा, तो आपके पास इस वाले केस में ऐसा बन जाएगा। देखना यहाँ पर N, यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ पर तो CH3 आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक बार फिर से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं इस वाले में, तो ये नेगेटिव यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। तो इस वाले केस में आपके पास N CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो मैं कर रहा था इतनी देर से। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी होते हैं जो ना ही पहले पढ़े होते हैं, ना ही कोई रिएक्शन समझ में आती है, बस रिएजेंट थोड़ा बहुत समझ में आता है, ऑप्शन चेक करते हैं। इसकी तो हम बात यहाँ से हटा चुके हैं। इन दोनों में देखते हैं, तो अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पर ध्यान देता हूँ, देखो इस वाले केस में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी कैसी होगी। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है पहले भी कार्बन पर आ रहा था और बाद में भी कार्बन पर आ रहा है। इस वाले केस में अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी चेक करता हूं, तो देखो इसमें जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है पहले तो नाइट्रोजन पर था, फिर कार्बन पर था। अब आप यहीं से बहुत सारी बातें सीख जाओगे। जहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब उनका बनना ज़्यादा होगा, मतलब वहीं से प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पर तो दोनों में कार्बन पर है, लेकिन यहाँ पर तो एक नाइट्रोजन पर था ना, और हमें पता है नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इस तरीके से मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ये तरीका सही था, तो मतलब यहाँ पर अटैक ज़्यादा प्रेफरेबल था। और इस वाले के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्यों आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। मतलब देखो कभी कभी होता है हमें कुछ ज़्यादा ही वर्क करना पड़ता है, लेकिन हमारे पास फिर आंसर आ जाता है। अब आधे लोगों ने ये देखो, अब आप सोचोगे सर आपने दिमाग कैसे लगाया, क्या किया हमने, चलो ये तो कर दिया, ये बन गया, लेकिन ये फिर क्यों कर रहे हो। तो यही होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस पे इसी तरीके से स्मूथ के साथ बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे आप समय बिताओगे वैसे वैसे चीज़ें और आसानी से आपको आती जाएंगी। तो आप थोड़े से मतलब एक्चुअली ये क्यूनोलिन वगैरह के, आइसोक्यूनोलिन वगैरह के रिएक्शन थोड़े देख लेना आप लोग, है ना, बहुत फेमस रिएक्शंस होते हैं
क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन के रिएक्शंस देखना। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एस्पिरिन इज। देखो ये फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो बार बार बोला जाता है कि रिपीट हो जाते हैं, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा रिएक्शन वगैरह होती तो थोड़ा सा चेंज पक्का होता। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, एस्पिरिन की बात कर रहा है, आप लोग समझदार हो, हमने बात की थी एस्पिरिन होता है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले आप क्या करो, बेंजोइक एसिड को ड्रॉ करो, इस तरीके से होता है। ये पोजीशन 1 है तो ये 2 है। 2 पर एसिटॉक्सी का मतलब होता है OC डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप। और मैंने आपको इसका फॉर्मेशन भी समझाया था किस तरीके से क्या होता था, सैलिसिलिक एसिड होता था, उसके सामने एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एसिटिल क्लोराइड लेके आओगे तो वहां पर 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। ऐसे ही मैंने आपको ऑयल ऑफ विंटरग्रीन के बारे में भी अच्छे से बताया था, तो ये सब कुछ आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, गिव प्रिस्टेट ऑन वार्मिंग विथ एक्वस AgNO3। देखो प्रिस्टेट की बात कर रहा है और एक्वस AgNO3 की बात कर रहा है और सबस्ट्रेट देख के समझ में आ रहा है। सबसे पहले आप एक बात समझो, रोल ऑफ, मैं क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहा हूं, एक्वस AgNO3। देखो जो एक्वस AgNO3 है उसका रोल क्या होता है, अगर आपके पास कोई एल्किल हैलाइड है, इन सभी केस में मुझे एक सिमिलरिटी नजर आ रही है, सब में कार्बन हेलोजन बॉन्ड है। तो एल्किल हैलाइड के सामने अगर आपके पास AgNO3 एक्वस आ जाए तो होता क्या है, यहाँ पर जो ये लोन पेयर है वो Ag के वैकेंट ऑर्बिटल में जाते हैं, तो इस पर क्या जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, तो आपके पास कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब वही रिएक्शन में पीपीटी ऑब्जर्व होगा या रिएक्शन फास्ट होगी जिसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। तो आपको कुल मिला के इन सभी सवालों में क्या करना है, सबका कार्बन हेलोजन बॉन्ड तोड़ना है, कार्बोकैटायन बनाना है और स्टेबिलिटी चेक करनी है। शुरू करते हैं। देखो अगर मैं इस वाले केस में बात करता हूँ, यहाँ पर Br था, वही AgNO3 है हमारे पास सामने, तो इस वाले केस में कार्बोकैटायन ये वाला बन जाएगा। अगले वाले केस में देखते हैं, अगले वाले केस में हमारे पास यहाँ पर Br है, AgNO3 है, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। उस वाले पार्ट में देखते हैं, देखो ध्यान से देखना, Br है, वही फिर AgNO3 है, तो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट वाला केस हमारे पास क्या है, प्रीडीन है, और प्रीडीन में यहाँ पर Br हटा के या लिख देते हैं भाई, यहाँ पर क्या होगा, प्रीडीन होगा, और ये यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब इन सभी केस में आपके पास कार्बोकैटायन बन रहा है। अब आप देखो यहाँ पर आपके पास sp2 एटम पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो बोला स्टेबल होता है। इस वाले केस में देखो, अगर जरा ध्यान से देखोगे तो इसी की तलाश थी जो हम ढूंढ रहे थे, ये एरोमेटिक कार्बोकैटायन है, मतलब एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मतलब अभी तक आंसर मेरा ये होना चाहिए। फिर भी एक बार और देखते हैं सारे ऑप्शन। इस वाले में देखो ये तो बन ही नहीं सकता, ये तो एंटी एरोमेटिक है, ये तो सपने में भी नहीं सोच सकता। इस वाले केस में देखो ये भी नहीं बन सकता, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। मतलब कुल मिला के बात ये है, आपके पास इस रिएक्शन में आपका अप्रोच होना चाहिए था, कार्बोकैटायन बनाओ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करो। और स्टेबिलिटी चेक करने का फंडा क्या होता है, सबसे पहले एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव। आप एक कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद कर लो कि जब भी हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है तो ये कॉन्सेप्ट आप लगाते चलो हमेशा। ए मतलब होता है एरोमेटिसिटी, ई मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता भाई, वो इनऑर्गेनिक दुनिया, ये ऑर्गेनिक दुनिया, वो अमीरों की दुनिया, ये गरीबों की दुनिया, इसमें गरीबी इफेक्ट्स हैं सारे के सारे। ऐसे ही हमारे पास आर मतलब रेजोनेंस होता है, एच मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इस तरीके से हमें हमेशा अपनी स्टेबिलिटी के लिए अप्रोच लेके आना है। तो ये हमारे पास ये सेशन खत्म होता है और फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। आप जरूर कमेंट करके फीडबैक जरूर बताइए कीजिए, आप सही से पढ़ रहे हैं और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मोटिवेशन मिलता है मुझे। ठीक है, इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।